बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इराक और दुनिया की मुखालिफत के बावजूद कुर्दिस्तान में आजादी के लिए रेफरेंडम। मसूद बरजानी ने कहा बगदाद के साथ पार्टनरशिप नाकाम हो गई। इराकी वजीर आजम ने कहा नस्ली रियासत बनने नहीं देंगे, दुनिया कुर्दिस्तान से तेल ना खरीदे। फलस्तीनी वजीर आजम रामी हमदुल्ला गाजा का दौरा करेंगे, कौमी इत्तेहाद की कोशिशें तेज। ट्रंप ने पाबंदी वाले मुल्कों में नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला और चाड का इजाफा कर दिया, कहा अमरीकियों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। जापान के वजीर आजम ने मिड टर्म इलेक्शंस का ऐलान कर दिया, कोरिया बहरान से सियासी फायदा उठाने की कोशिश। एमनेस्टी ने कहा हिंदुस्तान रोहिंग्यों को बाहर करने के लिए सिक्योरिटी खतरे का बहाना कर रहा है। मद्रास हाई कोर्ट के साबिक जज जयललिता की मौत की तहकीकात करेंगे। दुनिया की सबसे वजनी औरत ईमान अहमद का अबुधाबी के हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में बगदाद की हुकूमत और आलमी बिरादरी के दबाव के बावजूद आजादी के सवाल पर रेफरेंडम हुआ। नीम खुद मुख्तार कुर्दिस्तान इलाके में 12,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और रात 8 बजे तक जारी रही। अरबिल, सुलेमानिया, दाहोक और दूसरे मकामात पर सख्त सिक्योरिटी में वोट डाले गए। उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में रेफरेंडम का नतीजा सामने आ जाएगा। इस रेफरेंडम पर अमल होना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे खित्ते के मसाइल में इजाफा हो सकता है। खासतौर पर बगदाद की मरकजी हुकूमत के लिए परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो सकती है। इराक की हुकूमत ने दुनिया से कहा है कि वो इस रेफरेंडम के जवाब में कुर्दिस्तान इलाके से तेल ना खरीदे। वजीर आजम हैदर अल अब्बादी ने कहा कि वो इराकी इत्तेहाद की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी कदम उठाएंगे। दूसरी तरफ कुर्दिस्तान इलाके के सदर मसूद बरजानी ने कहा कि बगदाद की मरकजी हुकूमत के साथ उनके अवाम की पार्टनरशिप नाकाम हो गई। इराक के अलावा तुर्की और ईरान ने भी कुर्दिस्तान में रेफरेंडम की मुखालफत की है। ईरान ने इराक के इत्तेहाद और इस्तेहकाम की बरकरारी की जरूरत पर जोर दिया है और कहा है कि कुर्दिस्तान का इलाका अरब मुल्क का हिस्सा है। ईरान ने इराकी हुकूमत की दरखास्त पर कुर्द इलाके के लिए तमाम फ्लाइट्स और हवाई सरहदें बंद कर दी। तुर्की ने भी रेफरेंडम की मुखालफत की और वार्निंग दी कि अगर इराक का बंटवारा हुआ तो इससे एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। दुनिया भर में कुर्दिस्तान में रेफरेंडम की मुखालफत की जा रही है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी कुछ दिन पहले कुर्द लीडर से कहा था कि वो रेफरेंडम को मुलतवी कर दें, क्योंकि इससे आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई मुतासर हो सकती है। अरब लीग ने भी रेफरेंडम को मुस्तरद कर दिया था और इसे गैर कानूनी करार दिया था। अरब लीग ने 13 सितंबर की अपनी मीटिंग में कहा था कि रेफरेंडम के नतीजे में पहले से मसाइल का शिकार मिडल ईस्ट में मसाइल और बढ़ जाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने भी खबरदार किया था कि नीम खुद मुख्तार कुर्दिस्तान इलाके में रेफरेंडम रोक दिया जाए। अमेरिका ने जो कुर्दिस्तान इलाके में एक फौजी अड्डा भी कायम कर चुका है। रेफरेंडम की मुखालिफत की व्हाइट हाउस ने वार्निंग दी कि इस रेफरेंडम से इलाके का इस्तेहकाम मुतासिर होगा। सिर्फ इसराइल कुर्दिस्तान में आजादी के सवाल पर रेफरेंडम की तायीद कर रहा है। इराक के नायब वजीर आजम नूरी अल मालिकी ने वार्निंग दी कि बगदाद एक दूसरे इसराइल को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुर्की की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि रेफरेंडम के बाद वो तमाम जरूरी कदम उठाएंगे। तुर्की में 80 के दहर से केपीपी या कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही है। इस दबाव के बावजूद कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत के सदर मसूद बरजानी ने रेफरेंडम को मुलतवी करने से इनकार कर दिया। इराक के वजीर आजम हैदर अल अब्बादी और ईरान के सदर हसन रूहानी के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस मौके पर ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ है जिससे इराक की इलाकाई यकजहती और इत्तेहाद मुतासर होता हो। इराक की सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंडम को मुलतवी करने का हुक्म दिया था, लेकिन इसके बावजूद रेफरेंडम होकर रहा।
इराक के वजीर आजम हैदर अल अब्बादी ने कहा कि बगदाद अरब मुल्क में एक नस्ली रियासत बनने की इजाजत नहीं दे सकता। वजीर आजम ने रेफरेंडम से पहले टेलीविजन पर खिताब करते हुए ये बात कही और उन्होंने कहा कि इराक के लीडर्स इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि अरब मुल्क अंधेरे दौर में वापस चला जाए। उन्होंने कहा कि वो इराक के इत्तेहाद की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी कदम उठाएंगे। हैदर अल अब्बादी ने कहा कि बगदाद कुर्द शहरियों को अकेला नहीं छोड़ेगा, इराक तमाम इराकियों के लिए होगा। इस दौरान कुर्द लीडर मसूद बरजानी ने कहा कि रेफरेंडम सिर्फ कुर्दों की कोशिशों का पहला मरहला और इसके बाद एक लंबा अमल शुरू होगा। उन्होंने कहा कि हम मसाइल हल करने के लिए बगदाद से बातचीत करना चाहते हैं। ये बातचीत 1-2 साल तक चल सकती है। सीरिया की बशार अल असद हुकूमत ने भी कुर्दिस्तान में आजादी के सवाल पर रेफरेंडम की मुखालिफत की। सीरिया के वजीर खारजा वलीद अल मौलिम ने कहा कि हम एक मुत्तहिदा इराक को तस्लीम करते हैं और ऐसे किसी भी अमल को मुस्तरद करते हैं जिसमें इराक के बंटवारे की बात की जाए। सद्दाम हुसैन के दौर में कुर्दिस्तान इलाके में बदतरीन क्रैकडाउन किया गया था। 2003 में इराक पर अमेरिका के कब्जे के बाद 2005 में कुर्दिस्तान इलाके को कुछ इख्तियारात दिए गए थे। बात करते हैं सीरिया की। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि अमेरिका ने मार्च के महीने में रक्का के करीब एक स्कूल और एक बाजार पर हमला करते हुए कम से कम 84 सिविलियंस को हलाक किया था, जिनमें कई बच्चे थे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका के जंगी हवाई जहाजों ने मंसूरा टाउन में उस स्कूल को निशाना बनाया था जहां पर बेघर होने वाले लोगों को रखा गया था। इस वाकये में कम से कम 20 लोग मारे गए थे, जिनमें 16 बच्चे थे। इसके अलावा एक मार्केट और एक बेकरी पर बमबारी में कम से कम 44 सिविलियंस जाँ बहक हुए थे। सीरिया के इदलीब में 2 दिन पहले की गई बमबारी का वीडियो इंटरनेट पर पेश किया गया है। बताया गया कि रशिया के जंगी हवाई जहाजों की तरफ से सिविलियन इलाके में बमबारी की गई। मकामी लोगों ने गुस्से का इजहार करते हुए बताया कि कुछ घंटों के वक्फे में रशियन फौज की तरफ से ये बमबारी की गई। बताया गया कि जिस इलाके में ये बमबारी की गई वहां पर कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। इस बमबारी में एक कमसिन बच्चे के जाँ बहक होने की भी खबर है, जबकि कई लोग जख्मी हुए। मकाम पर दिल खराश और दिल दहला देने वाले मंजर देखे गए। सीरिया की वजीर खारजा वलीद अल मौलिम ने कहा है कि दहशतगर्दों को खत्म करने का निशाना जल्द हासिल कर लिया जाएगा। सीरिया के वजीर खारजा ने यूनाइटेड नेशंस में दुनिया के कई मुल्कों के लीडर्स पर यह बात साफ की कि उनका मुल्क दहशतगर्दी को खत्म करने की मंजिल के करीब पहुंच गया और पिछले 6 साल से जारी लड़ाई में कामयाबी हासिल करने वाला है। सीरिया के वजीर खारजा ने कहा कि एलेप्पो और पल्मेरा को आजाद कराने के बाद अब दीर अल जोर को घेर लिया गया है और अब हमारी फतेह बहुत करीब है। रशिया की न्यूज एजेंसियों ने मॉस्को में वजारत दिफा के हवाले से कहा कि सीरिया के दीर अल जोर में आईएसआईएस के एक हमले में एक रशियन जनरल हलाक हो गया। मरने वाले जनरल की शिनाख्त विलारी असबोफ की हैसियत से की गई है। बताया गया कि मरने वाले जनरल ने सदर बशार अल असद के खुसूसी दस्ते में भी काम किया था। दीर अल जोर की कामयाबी के लिए रशिया और सीरिया की फौज की तरफ से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। फलस्तीन के वजीर आजम रामी हमदुल्ला 2 अक्टूबर को गजा का दौरा करेंगे। हमास और फतह के दरमियान सुलह की कोशिशों के तहत यह दौरा होगा। फलस्तीनी अथॉरिटी ने इस बात की तस्दीक कर दी। महमूद अब्बास हुकूमत के एक तर्जुमान यूसुफ अल महमूद ने एक बयान में कहा कि वजीर आजम रामी हमदुल्ला ने सदर महमूद अब्बास से सलाह मशवरे के बाद फैसला किया है कि हुकूमत अपनी हफ्तेवार मीटिंग अगले हफ्ते गजा में रखेगी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम हमदुल्ला और हुकूमत के दूसरे अरकान पीर को गजा पहुंचेंगे। हाल ही में हमास ने सुलह की कोशिशों के तहत अपनी इंतजामी कमेटी डिसॉल्व कर दी थी। हमास ने कहा है कि वो सुलह के लिए महमूद अब्बास की तरफ से रखी गई अहम शर्तों को कबूल करते हैं। 2006 के इलेक्शंस में हमास को कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन इसके बाद मुख्तसर खाना जंगी के बाद गजा पर हमास का और मगरबी किनारे पर महमूद अब्बास की फलस्तीनी अथॉरिटी या फतह का कंट्रोल हो गया था। उन इलेक्शंस के बाद से ही इसराइल ने गजा की गैर इंसानी नाकाबंदी की थी, जिसका सिलसिला आज तक जारी है। लीबिया के एक रेगिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका ने 6 हमले किए। बताया गया कि इन हमलों में 17 आईएस फाइटर्स हलाक हुए और 3 गाड़ियां तबाह हुई। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद से लीबिया में अमेरिका का इस तरह का यह पहला हमला है। अमेरिकी फौज ने एक बयान में बताया कि यह हमले सिर्त शहर से 240 किलोमीटर दूर आईएस के कैंप पर किए गए। कतर के दारुल दोहा में हजारों लोगों ने अपने अमीर का वतन वापसी पर इस्तकबाल किया। कतर के अमीर शेख तमीम यूरोप और न्यूयॉर्क के दौरे के बाद वतन वापस लौटे हैं। उन्होंने वहां पर यूएन जनरल असेंबली से भी खिताब किया था। कतर के लोगों ने इस मुजाहरे के जरिए अपने इत्तेहाद का सबूत दिया और अमीर से यकजहती का इजहार किया। 4 महीने से सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने कतर पर पाबंदियां बरकरार रखी हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इराक और दुनिया की मुखालिफत के बावजूद कुर्दिस्तान में आजादी के लिए रेफरेंडम। मसूद बरजानी ने कहा बगदाद के साथ पार्टनरशिप नाकाम हो गई। इराकी वजीर आजम ने कहा नस्ली रियासत बनने नहीं देंगे, दुनिया कुर्दिस्तान से तेल ना खरीदे। फलस्तीनी वजीर आजम रामी हमदुल्ला गाजा का दौरा करेंगे, कौमी इत्तेहाद की कोशिशें तेज। ट्रंप ने पाबंदी वाले मुल्कों में नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला और चाड का इजाफा कर दिया, कहा अमरीकियों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। जापान के वजीर आजम ने मिड टर्म इलेक्शंस का ऐलान कर दिया, कोरिया बहरान से सियासी फायदा उठाने की कोशिश। एमनेस्टी ने कहा हिंदुस्तान रोहिंग्यों को बाहर करने के लिए सिक्योरिटी खतरे का बहाना कर रहा है। मद्रास हाई कोर्ट के साबिक जज जयललिता की मौत की तहकीकात करेंगे। दुनिया की सबसे वजनी औरत ईमान अहमद का अबुधाबी के हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक ऑनलाइन मुहिम शुरू करते हुए लोगों से इस बात के लिए तायद मांगी है कि हिंदुस्तान की हुकूमत पर रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क से बाहर करने से रोकने के लिए दबाव डाला जाए। इंसानी हुकूक की तंजीम ने इस ऑनलाइन मुहिम की तायद की अपील करते हुए कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क से बाहर नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। एमनेस्टी ने कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत तकरीबन 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क से बाहर करने के लिए सिक्योरिटी खतरे को सिर्फ बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के प्रोजेक्ट मैनेजर अरिजीत सेन ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान काफी अरसे से हिंदुस्तान में हैं। ये लोग छोटे मोटे काम करके इज्जत के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान समझता है कि उनसे सिक्योरिटी का कोई खतरा है तब भी इन तमाम लोगों को एक नजर से नहीं देखा जा सकता। इन लोगों को म्यांमार में खतरे हैं, इसीलिए वो मदद के हकदार हैं। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क से बाहर करने के हुकूमत के मंसूबे के खिलाफ दरखास्तों पर सुनवाई हो रही है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने बांग्लादेश में रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स में हैजे की वबा फैलने की वार्निंग दी है। 25 अगस्त के बाद से कोई 4,35,000 रोहिंग्या। बरतानिया के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि अरबों और मुसलमानों की नस्ली प्रोफाइलिंग की जाए। बरतानिया के 69% लोगों का ख्याल है कि मुल्क में सीरिया और इराक से ज्यादा रेफ्यूजीज को कबूल नहीं करना चाहिए। अरब न्यूज और एक दूसरे मीडिया इदारे के सर्वे में इस बात का पता चला। इस सर्वे में 2,142 लोगों की राय ली गई। हैरत की बात यह है कि 81% लोगों ने यह बात मानी कि उन्हें अरब दुनिया के बारे में कुछ ज्यादा मालूमात नहीं है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला और चाड के लोगों पर नई पाबंदियां लगाई हैं। इससे पहले इस तरह की पाबंदियां बाज मुस्लिम मुल्कों पर लगाई गई थीं। ट्रंप ने हफ्ते को जो हुक्म जारी किया उसके तहत ईरान, लीबिया, सीरिया, यमन और सोमालिया को इस नए हुक्म की लिस्ट में बरकरार रखा गया है, लेकिन सूडान के शहरियों पर पाबंदियां हटा ली गई हैं। ट्रंप ने कहा कि हम माजी की नाकाम पॉलिसियों को जारी नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि अमरीकी अवाम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इस हुक्म के जरिए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। इससे पहले ट्रंप ने जो पाबंदियां लगाई थीं उनकी मुद्दत इतवार को खत्म हो गई। नई पाबंदियों पर 18 अक्टूबर से अमल होगा। नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला जैसे मुल्क का इजाफा एक ऐसे वक्त किया गया है जब नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के दरमियान जबरदस्त तनाव पाया जाता है और वेनेजुएला ने भी अमेरिका पर बगावत को हवा देने का इल्जाम लगाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अमेरिका की हुकूमत पर तनकीद की है। एमनेस्टी ने एक बयान में कहा कि इस तरह की पाबंदियां बेमकसद हैं। इस दौरान अमेरिका की सिविल लिबर्टीज यूनियन ने एक बयान में कहा कि नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला के इजाफे से इस हकीकत को नहीं छुपाया जा सकता कि ट्रंप हुकूमत का हुक्म दरअसल एक मुस्लिम बैन ही है। नेशनल ईरानियन अमेरिकन काउंसिल ने नए ऑर्डर पर तनकीद की और कहा कि ये जनवरी में शुरू की गई इम्तियाजी पॉलिसी का ही सिलसिला है।
अमेरिका में नेशनल टाउन के एक चर्च में एक नकाबपोश बंदूक बरदार की फायरिंग से कम एक शख्स हलाक हो गया और 7 लोग जख्मी हुए। हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। FBI ने कहा कि वो इस मामले की तहकीकात कर रही है। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि हमला आवर का मकसद क्या था। चर्च के लोगों ने बताया कि हमला आवर 1-2 साल पहले भी इबादत के लिए चर्च में आया था। जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो एबे ने 1 साल पहले ही इलेक्शंस कराने का ऐलान कर दिया है। वो जुमेरात को पार्लियामेंट डिसॉल्व करने का ऐलान करेंगे। शिंजो एबे ने कहा कि वो नॉर्थ कोरिया के बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर कौमी बहरान से निपटने के लिए ताज़ा मैंडेट हासिल करेंगे। अब तक नए इलेक्शंस की तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जापान की मीडिया में इशारा दिया गया है कि इलेक्शंस 22 अक्टूबर को हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के सत्ता के बीच शिंजो एबे की ताईद में इजाफा देखा जा रहा है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि शिंजो एबे ने नॉर्थ कोरिया बहरान से उन्हें मिलने वाली ताईद का फायदा उठाने की कोशिश की है। इस दौरान नॉर्थ कोरिया के दारुल प्योंगयांग में हजारों लोगों ने अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले बयानात के खिलाफ एहतजाज किया। इस रैली में मुल्क के लीडर किम जोंग उन से यकजहती का इजहार किया गया और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर नाराजगी जाहिर की गई। रैली में हिस्सा लेने वालों ने अहद किया कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में गोश्त बेचने वाली एक कंपनी के इश्तिहार में गणेश की तस्वीर छापने पर हिंदुओं ने एहतजाज किया। बताया गया कि इस इश्तिहार में गणेश को एक टेबल पर गोश्त खाते हुए दिखाया गया। इस वाक़े के बाद सिडनी और दूसरे शहरों में हिंदुओं की तरफ से एहतजाज किया गया। हिंदुओं ने इस इश्तिहार को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर ने भी इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत को तवज्जो दिलाई है। इंडोनेशिया के मशहूर सियाहती जजीरे बाली में आतिशफिशां फटने के बाद आवाम को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। बताया गया कि आतिशफिशां फटने से बाज लोग मुतासर भी हुए। तकरीबन 39 लोगों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। आतिशफिशां फटने से इलाके में आवाम में खौफ देखा गया और मुतासरा लोगों को रिलीफ कैंप्स में ले जाया गया। तमिलनाडु की हुकूमत ने साबिक चीफ मिनिस्टर जयललिता की मौत की तहकीकात के लिए मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस AR वमुगास्वामी को मुकर्रर किया है। तमिलनाडु के वजीरों और AIADMK के बागी कैंप की तरफ से जयललिता की मौत की वजह बनने वाले हालात के बारे में अलग अलग बयान सामने आए थे, जिसके बाद इस तहकीकात का हुक्म दिया गया। जयललिता का पिछले साल 5 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ था। इससे पहले इन्फेक्शन और दूसरी पेचीदगियों के लिए लंबे अरसे तक उनका हॉस्पिटल में इलाज किया गया। चीफ मिनिस्टर पलानीस्वामी ने 17 अगस्त को ऐलान किया था कि जयललिता की मौत की अदालती छानबीन कराई जाएंगी। साबिक चीफ मिनिस्टर पनीरसेल्वम ने जयललिता की पुरस्कार मौत की CBI तहकीकात का मुतालबा किया था। हाल ही में तमिलनाडु के एक वजीर ने कहा था कि जयललिता की मौत की खबर को अवाम से छुपाया गया, जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी। समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव ने फिलहाल एक नई पार्टी बनाने के इम्कान से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने एक इशारा दिया है कि पार्टी में बरतरी की जंग जारी है। समाजवादी पार्टी के सरपरस्त ने कहा कि उनका आशीर्वाद उनके बेटे अखिलेश यादव के साथ है। हालांकि वो अखिलेश के तमाम फैसलों से इत्तेफाक नहीं करते। ऐसी कयासाराइयां की जा रही थी कि 77 साल समाजवादी पार्टी लीडर पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। दुनिया की सबसे वजनी औरत रहने वाली ईमान अहमद का अबूधाबी के एक हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। वो 4 महीने से अबूधाबी के बरजील हॉस्पिटल में शरीक थीं। उनकी मौत पर डॉक्टर्स भी हैरत का इजहार कर रहे हैं। उनकी उम्र 37 साल थी। बताया गया कि उनके दिल और गुर्दे की काम करने की सलाहियत कुछ मुतासर हुई थी, जिसके बाद उनका इंतकाल हो गया। 4 मई को ईमान अहमद को अबूधाबी पहुंचाया गया था और 20 डॉक्टर्स की एक टीम उनकी हालत पर नजर रखे हुई थी और उनका इलाज कर रही थी। इससे पहले उन्होंने मुंबई के एक हॉस्पिटल में कई महीने गुजारे थे और उनका 300 किलो से ज्यादा का वजन मुंबई के हॉस्पिटल में कम किया गया था। जिस वक्त उन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया था उनका वजन 500 किलो था और वहां पर 200 किलो से ज्यादा उनका वजन कम हुआ। मुंबई के सैफी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने बताया कि वो टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दूसरी कई बीमारियों से मुतासिर थीं। हैदराबाद की बैडमिंटन स्टार PV सिंधु को पद्म भूषण अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। वजारत स्पोर्ट्स ने यह बात बताई। हाल ही में बैडमिंटन की वर्ल्ड रैंकिंग में सिंधु का दर्जा काफी बढ़ा है। इससे पहले रियो ओलंपिक्स में सिंधु ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। वजारत स्पोर्ट्स के ओहदेदारों ने तस्दीक की कि सिंधु को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। हाल ही में सिंधु ने कोरियन ओपन सीरीज में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी को शिकस्त दी थी। मालूम हुआ कि साबिक इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन MS धोनी को भी पद्म भूषण अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इराक और दुनिया की मुखालिफत के बावजूद कुर्दिस्तान में आजादी के लिए रेफरेंडम। मसूद बरजानी ने कहा बगदाद के साथ पार्टनरशिप नाकाम हो गई।
عراقی وزیر اعظم نے کہا نسلی ریاست بننے نہیں دیں گے، دنیا کردستان سے تیل نہ خریدے۔ فلسطینی وزیر اعظم رامی حمداللہ غزہ کا دورہ کریں گے، قومی اتحاد کی کوششیں تیز۔ ٹرمپ نے پابندی والے ملکوں میں نارتھ کوریا، وینزویلا اور چاڈ کا اضافہ کر دیا، کہا امریکیوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم نے مڈ ٹرم الیکشنز کا اعلان کر دیا، کوریا بحران سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش۔ ایمنسٹی نے کہا ہندوستان روہنگیوں کو باہر کرنے کے لیے سیکیورٹی خطرے کا بہانہ کر رہا ہے۔ مدراس ہائی کورٹ کے سابق جج جیا للیتا کی موت کی تحقیقات کریں گے۔ دنیا کی سب سے وزنی عورت ایمان احمد کا ابوظہبی کے ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔